नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। हाल ही में विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने सेडिशन लॉ को लेकर राजद्रोह के कानून को लेकर अपनी सिफारिशें दी हैं। मुख्य तौर पर जो विधि आयोग है उसने अपनी सिफारिश में कहा है कि भारत में राजद्रोह के कानून को समाप्त करने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हालांकि आयोग ने इस कानून में कुछ बदलाव करने की सिफारिश जरूर दी है, जैसे कि इसको प्रक्रियात्मक स्तर पर इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, प्रोसीजरल लेवल पर कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें सजा को 3 साल से बढ़ाकर 7 साल करने की सिफारिश भी दी गई है। हालांकि इस कानून को समाप्त करने की जो मांग लगातार की जा रही थी, विधि आयोग ने इस कानून को समाप्त करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की, हमने पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश की। इसके बाद हम भारत में राजद्रोह के कानून का इतिहास क्या रहा है, उस इतिहास पर बात करेंगे। और धारा 124 ए आईपीसी का जो सेक्शन 124 ए है, वो क्या कहता है इस पूरे विषय को लेकर, उसके प्रावधानों को भी समझेंगे। और राजद्रोह कानून की संवैधानिकता कितनी है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कितनी है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही राजद्रोह कानून के पक्ष और विपक्ष में किस तरह के तर्क दिए जाते हैं, उन तर्कों को भी समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो मेंस का होने वाला है। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत में राजद्रोह के कानून के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दुनिया में इसका इतिहास क्या रहा है उसकी बात करते हैं। तो दुनिया में राजद्रोह के कानून का जो इतिहास रहा है वो मुख्य तौर पर 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में देखने को मिलता है। दरअसल इंग्लैंड में उस समय माना जाता था कि जो राजा है वो सर्वोपरि है, और यदि कोई व्यक्ति राजा के विचारों को क्रिटिसाइज करता है, उसका विरोध करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की वजह से राजसत्ता पर, राजशाही पर, मोनार्की पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड में ये माना जाता था कि इस तरह की जो आवाजें हैं, जो आलोचनात्मक आवाजें हैं, उन्हें दबाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इन्हीं विचारों के माध्यम से इंग्लैंड में राजद्रोह कानून को पेश किया गया था। तो ये तो इंग्लैंड की बात हुई। अब भारत की बात करते हैं। तो भारत में भी मुख्य तौर पर इस कानून को ब्रिटिश सरकार की आलोचना को दबाने के लिए पेश किया गया था। यानी कि कोई भी भारतीय जो व्यक्ति है वो ब्रिटिश सरकार की आलोचना ना करे, इसको मुख्य तौर पर उद्देश्य मानते हुए इस कानून का जो मसौदा था वो साल 1837 में तैयार किया गया था। लेकिन मुख्य बात ये थी कि साल 1860 में जब भारत में आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड को लागू किया गया, तब उसमें राजद्रोह के कानून को शामिल नहीं किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ गलतियां हो गई थी, कुछ प्रोसीजरल मिस्टेक्स हो गई थी, जिनकी वजह से राजद्रोह का कानून आईपीसी में शामिल नहीं किया जा सका था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इस कानून की आवश्यकता महसूस हुई और साल 1870 में आईपीसी में संशोधन किया गया। और इस संशोधन के जरिए धारा 124 ए को आईपीसी में शामिल किया गया, और यही धारा 124 ए वर्तमान समय में राजद्रोह के कानून से जुड़ी हुई है। तो ये तो भारत में इसके इतिहास की बात हुई। इसके अलावा इस पूरे जो राजद्रोह का कानून है, भारतीय इतिहास में, खासतौर पर आधुनिक इतिहास में, इसको कई बार उपयोग किया गया। लेकिन इस संबंध में इसको डिफाइन करने वाले 2 सबसे इंपॉर्टेंट मामले हैं। पहला मामला हमें 1897 में देखने को मिला था, जिसे आज हम महारानी यानी क्वीन अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। इस पूरे मामले में मुख्य तौर पर जो बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें हम सभी जानते हैं, उन्होंने अपनी एक मैगजीन, केसरी नाम की उनकी मैगजीन थी, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था। और इस लेख को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि ये लेख ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाता है, लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। और इसी की वजह से, इसी को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया गया था। इसी पूरे मामले में मुख्य तौर पर पहली बार भारत में सेडिशन को डिफाइन करने की कोशिश भी की गई थी। इस पूरे मामले में सेडिशन को डिफाइन करते हुए उस समय की जो कोर्ट थी, उस कोर्ट ने कहा था कि मुख्य तौर पर यदि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बुरी भावना रखता है, तो ऐसे किसी काम को हम मुख्य तौर पर सेडिशन यानी कि देशद्रोह या फिर राजद्रोह की कैटेगरी में शामिल करेंगे।
तो यहाँ पर 1897 में पहली बार राजद्रोह को भारत में, मुख्य तौर पर ब्रिटिश भारत में डिफाइन करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद जो दूसरा मामला आता है उसका नाम था निहरेंद्र दत्त बनाम क्वीन। इस पूरे मामले में मुख्य तौर पर सेडिशन को, राजद्रोह को एक पब्लिक व्यवस्था, एक जो पब्लिक ऑर्डर बना हुआ है, एक जो सार्वजनिक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के खिलाफ किसी काम के तौर पर, किसी अपराध के तौर पर देखा गया था। यानी कि इस मामले में ये डिफाइन किया गया था कि यदि आपके किसी काम की वजह से पब्लिक व्यवस्था पर, जो सार्वजनिक व्यवस्था बनी हुई है, उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो इस पूरे काम को, इस पूरे अपराध को राजद्रोह के दायरे में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से हमें राजद्रोह के दो डेफिनेशंस देखने को मिले थे। और मुख्य तौर पर वर्तमान समय में हमने बात की कि भारत में आईपीसी की धारा 124 ए में इसको राजद्रोह के कानून को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमने राजद्रोह के कानून के इतिहास की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और धारा 124 ए क्या कहती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आईपीसी की जो धारा 124 ए है वो मुख्य तौर पर राजद्रोह को एक अपराध के तौर पर परिभाषित करती है। राजद्रोह एक ऐसा अपराध होता है जिसमें मुख्य तौर पर एक कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के खिलाफ घृणा, अवमानना, उत्तेजना या फिर विद्रोह करने की कोशिश की जाती है। और ये किया कैसे जाता है इसको भी डिफाइन किया गया है। यानी कि आप जो है मौखिक तौर पर ये कर सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ मौखिक तौर पर कोई बयान दे सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ कोई लेख लिख सकते हैं, शब्दों के माध्यम से मुख्य तौर पर सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप संकेतों और दृश्य के माध्यम से, यानी कि फिल्म्स के माध्यम से, कार्टून्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से भी यदि आप सरकार के खिलाफ कोई अवमानना, घृणा या फिर विद्रोह पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो वो सरकार जो कि कानूनी तौर पर स्थापित की गई है, जो कि संविधान के माध्यम से स्थापित की गई है, तो ऐसे किसी भी काम को हम मुख्य तौर पर राजद्रोह की कैटेगरी में शामिल करेंगे। यहाँ पर विद्रोह की हमने बात की, एक शब्द आया विद्रोह। अब विद्रोह का क्या मतलब है? तो विद्रोह के डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि वैमनस्य और शत्रुता की भावना भी शामिल होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट किया था कि यदि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ घृणा या अवमानना के बिना सरकार की आलोचना करता है, सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, तो ऐसी किसी भी टिप्पणी को, ऐसे किसी भी कृत्य को हम राजद्रोह की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने राजद्रोह को डिफाइन करने की कोशिश की। अब राजद्रोह को लेकर भारत में सजा का क्या प्रावधान है, उस सजा के प्रावधान पर भी बात कर लेते हैं। तो भारत में आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के मुताबिक जो राजद्रोह है वो एक गैर जमानती अपराध है। यानी कि यदि आपके ऊपर राजद्रोह का कानून लगता है तो आपको जमानत नहीं मिल सकती है। इसके अलावा इसके तहत 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर हमने 3 साल की कैद की सजा की बात की, लेकिन मुख्य तौर पर जो अभी विधि आयोग की सिफारिशें आई हैं उनमें इस सजा के प्रावधान को 3 से बढ़ाकर 7 करने की बात की गई है, 7 करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या दंड दिया जा सकता है? तो यदि किसी व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का कानून लगता है तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है। वो व्यक्ति कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन पाएगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का कानून लगता है तो उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है और वो देश छोड़कर किसी दूसरी जगह पर नहीं जा सकता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए ये भी अनिवार्य होता है कि जब भी कोर्ट उसको बुलाएगा उसके लिए कोर्ट के सामने उपस्थित होना अनिवार्य हो जाता है। तो ये तो सजा की बात हुई कि कानून में किस तरह के सजा के प्रावधान किए गए हैं। अब इस पूरे विषय को लेकर मुख्य तौर पर संविधान, ये जो राजद्रोह का कानून है, इसकी संवैधानिकता की जांच करने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा प्रावधान कितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो पहला डिसीजन आया था वो साल 1950 में आया था और ये डिसीजन मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में दिया था। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि सरकार के प्रति घृणा फैलाने को या फिर सरकार के प्रति अवमानना करने को मुख्य तौर पर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के एक आधार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि सरकार लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी को केवल इस आधार पर नहीं छीन सकती है कि उस व्यक्ति ने सरकार की आलोचना की है, उस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने की कोशिश की है। यानी कि इस कानून के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन के माध्यम से
भारत में धारा 124 ए की जो वैलिडिटी थी, जो उसकी व्यापकता थी, उसको बहुत ज़्यादा सीमित करने की कोशिश की थी। इसके बाद साल 1951 और साल 1959 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 डिसीजन आए थे। इन 2 डिसीजंस में भी मुख्य तौर पर धारा 124 ए की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे और इसको असंवैधानिक करार दिया गया था। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन आता है और ये डिसीजन आया था साल 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य मामले में। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124 ए की संवैधानिकता की जांच करते हुए इस कानून को पूरी तरह से संवैधानिक करार दिया था और ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य तौर पर 2 तर्क दिए थे। पहला तर्क ये था कि जो राजद्रोह है, यानी कि यदि आप सरकार की आलोचना करते हैं तो सरकार जो है वो राज्य का सिंबल है, वो स्टेट का सिंबल है। तो ऐसे में सरकार की आलोचना करने का मतलब ये है कि आप राज्य यानी कि स्टेट की आलोचना कर रहे हैं और इसकी वजह से राज्य का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, हमारे नेशन का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। क्योंकि जो सरकार है, जब तक सरकार बची रहेगी तब तक स्टेट बचा रहेगा। तो ऐसे में स्टेट को यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात की गई थी और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। इसके अलावा दूसरा तर्क ये था कि राजद्रोह का जो कानून है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, जो उचित प्रतिबंधों की बात की गई है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में मुख्य तौर पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो धारा 19(2) के तहत जो प्रावधान किया गया है, राजद्रोह का कानून उसी प्रावधान का हिस्सा है। तो इसके माध्यम से हमने इसकी संवैधानिकता की बात की। अब इसके पक्ष और विपक्ष में भी बात कर लेते हैं कि इसके पक्ष में किस तरह के तर्क दिए जाते हैं और इसके विपक्ष में किस तरह की बातें की जाती हैं। सबसे पहले पक्ष की बात करते हैं। तो राजद्रोह के कानून में हमेशा से ये तर्क दिया जाता रहा है कि ये कानून भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत में बहुत ज़्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स मौजूद हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स मौजूद हैं, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो राजद्रोह का जो कानून है वो इन तमाम लोगों से निपटने के लिए सरकार को एक सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करता है, एक डिवाइस देता है। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि भारत में या फिर किसी भी दूसरे देश में सरकार की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए राजद्रोह कानून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कानूनी तौर पर चुनी हुई जो सरकार है उसके खिलाफ विद्रोह को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी, कोई भी नीति निर्माता ये नहीं चाहेगा कि कोई भी उठकर आए और सरकार को अपने विद्रोह के ज़रिए गिरा दे, जब तक कि उसके पास कोई बड़ा कारण मौजूद ना हो। तो ऐसे में मुख्य तौर पर इस तरह की कोई संभावना को रोकने के लिए राजद्रोह का कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये तो पक्षों की बात हुई, अब विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। तो विपक्ष में मुख्य तौर पर पहला जो तर्क दिया जाता है वो ये था कि भारत में मुख्य तौर पर ये जो कानून है ये एक ब्रिटिश विरासत है, एक ब्रिटिश हेरिटेज है। तो इसको हम अभी तक सुरक्षित रखे हुए हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी कमी हो जाती है। तो ऐसे में इस ब्रिटिश विरासत को समाप्त करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वर्तमान समय में ये जो कानून है इसकी कोई प्रासंगिकता मौजूद नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इस कानून का जो इस्तेमाल है वो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए किया गया था। पंडित नेहरू को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। कई बड़ी हस्तियों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे में अगर इस कानून को अभी भी हम बनाए रखते हैं तो जाहिर तौर पर ये उन तमाम लोगों के लिए एक गलत बात है जिन जिन लोगों ने इस कानून का विरोध किया था, जिन लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा इसको लेकर एक बात ये भी कही जाती है कि भारत में जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय भी संविधान सभा के सामने राजद्रोह के कानून का प्रश्न आया था, लेकिन उस समय संविधान सभा ने इस पूरे विषय को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया था। तो ऐसे में उन्होंने कुछ सोचकर ही इसको शामिल नहीं किया होगा। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस विचार पर आगे बढ़ें और वर्तमान समय में ये जो कानून अभी भी हमारे नियमों में बना हुआ है इस कानून को समाप्त किया जाए। इसके अलावा हमने वही बात की कि औपनिवेशिक युग का अवशेष है और कई स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा ये जो कानून है ये भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का भी दमन करता है, क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, उसको बोलने का अधिकार प्राप्त है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे में कई बार ये देखा जाता है कि सरकारें जो हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो,
तमाम सरकारें इस कानून को अपने विरोधियों को दबाने के लिए एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं, यानी कि इसका लगातार दुरुपयोग किया जाता रहा है। और इसी दुरुपयोग को देखते हुए बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के इस्तेमाल पर रोक भी लगा दी थी। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही एक डिसीजन के माध्यम से इस कानून की संवैधानिकता को अभी तक बरकरार रखा गया है। तो ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक पुराने वाले मामले को, यानी कि वो जो 1962 वाला मामला था, जब तक उसे रद्द नहीं किया जाता है, तब तक भारत में इस कानून को समाप्त करने की दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि राजद्रोह कानून संविधान द्वारा प्रदत्त विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अघोषित पहरा है। तर्क सहित कथन की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से भारतीय संविधान में हमें जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उस पर ये जो पूरा राजद्रोह का कानून है, ये एक पहरे के तौर पर काम करता है। इसके पक्ष और विपक्ष में आप अपने तर्क पेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि आईपीसी की कौन सी धारा में राजद्रोह को एक कानून के तौर पर, राजद्रोह को एक अपराध के तौर पर पेश किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन विषयों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।